देखिए, हम लोग का चैप्टर जो 7 है केमिस्ट्री का क्लास 12 का, उसमें का पहला पॉइंट है एल्कोहल, जो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे। फिर अगले पॉइंट फिनॉल को पढ़ाएंगे, फिर ईथर को। मैंने इस चैप्टर को 3 भागों में बांट दिया है। पहले हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी मार्क्स बोर्ड में आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, आप उसमें आराम से इसको कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 है और इसमें हम लोग का आज का टॉपिक है एल्कोहल। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करें एल्कोहल की। एल्कोहल, ठीक, बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच आर द मोर। ध्यान रखिए, इस चैप्टर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बताया जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तब भी आपको दिक्कत ना हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तब भी आपको दिक्कत ना हो समझने में इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम मत लीजिएगा कि नहीं सिर्फ यूपी बोर्ड वालों को सिर्फ सीबीएसई, मैंने इसीलिए बाई लैंग्वेज बनाया है कि आपको हिंदी हो चाहे सीबीएसई हो, दोनों लोगों को ये समझ में आ जाए। ठीक, एल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन मोर हाइड्रोजन एटम्स इन द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन आर द रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप मतलब जो OH होता है, जिसका नाम एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल, अब हिंदी में वाले समझे, एल्कोहल ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह OH द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे इसका क्या कहने का मतलब है, हम आपको पॉइंट वाइज आपको समझाते चलेंगे, जैसे आपकी दिक्कतें बढ़े नहीं। ठीक, जैसे जैसे अब उसमें क्या क्या है, मैंने कर दिया, एक कार्बन मैंने ले लिया, मैंने एक कार्बन लिया, उसके साथ लगभग मैंने 3 कार्बन ले लिया। मैं 2 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी हम 3 का कार्बन का लेते हैं। तो 3 कार्बन लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो हम स्टेट चेन पढ़े हैं, स्टेट चेन वाला पढ़े हैं, स्टेट चेन में क्या होता है हम लोग जानते हैं कि हेलो एरिन हेलो एल्किन जो आप पढ़ के आए हैं पिछले वाले चैप्टर नंबर 6 में, तो उसमें आप स्टेट चेन पढ़े होंगे, स्टेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन। जैसे ये क्या है, ये स्टेट चेन है, अगर वही ऐसे कार्बन जुड़ा रहता तो ये क्या हो जाता, ब्रांच चेन हो जाता। और वही अगर ये कार्बन आपस में मिलके कुछ ऐसे बनाते हैं तो ये साइक्लिक चेन हो जाते हैं। ठीक, ये सब क्या हो जाते हैं, साइक्लिक चेन हो जाते हैं। जो बाहर 2 बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के लिए निकाले जाते हैं। और उसके बाद एक इसी में और हम लोग चेन पढ़ते हैं जिसका नाम है बेंजीन, जिसे 6 कार्बन आते हैं। ठीक, ये होता है बेंजीन में एक डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, मतलब हर डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये बेंजीन का रूल है। और बाहर एक हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड निकाल दिया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले क्लास में कि ये स्ट्रेट चेन है, जिसे सीधी रेखा बोलते हैं, ठीक ना। ये ब्रांच चेन है, ये साइक्लिक चेन है और ये बेंजीन चेन है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, कैसे कैसे होता है, क्या चीजें होती है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप होता है, जो ये OH ग्रुप होता है, वो एक या एक से अधिक हाइड्रोकार्बन को हटा करके अपना ग्रुप तैयार करता है। मतलब कि अगर हमने क्या किया, ऐसे हमने सब जगह हाइड्रोजन को जोड़ रखा है। ठीक, मैंने सब जगह हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे एक लाते हैं OH ग्रुप लाते हैं, तो इस OH ग्रुप को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, एक हाइड्रोजन हटा दूंगा तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिए और जहां जाए सब जगह उनका हाइड्रोजन लगा देंगे।
देखो अब यहाँ पर अगर हम इसका फार्मूला बात करें, OH ग्रुप के लगने से पहले इसका फार्मूला क्या था, C3 और 3 3 6 2 8 H8, ठीक, C3H8 था। लेकिन जैसे मैंने इसको रिप्लेस किया, प्लस में H प्लस आयन लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने OH जोड़ा था, इसमें से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन बाहर आ गया, OH प्लस आयन बाहर आ गया। तब उसके बाद क्या कर लेंगे, OH ग्रुप जोड़ने के बाद इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, C3 फिर 1 2 3 4 5 6 7 H7 फिर एक OH इसमें मैंने जोड़ रखा है। अब ये हो गया फार्मूला। देखिए पहले था स्टेट से, इसका नाम क्या था, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है। हम लोग जानते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसे एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एन। अगर वही डबल बॉन्ड रहता है तो उसे पढ़ते हैं इन। किस नाम से जानते हैं, इन। अगर वही ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, आइन। किस नाम से जानते हैं, आइन। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है और हम लोग को पता है कि 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है, तो भाई सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण उसमें एन जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अब वही जब मैंने प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दिया, क्या लगा दिया, OH लगा दिया, तो OH लगाते ही ये क्या बन गया, C3H7OH। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन है, कोई बात नहीं, प्रोपे न हो गया। लेकिन OH लगता है, जब OH को जोड़ा जाता है तो OH का प्रीफिक्स, जैसे यह सिंगल बॉन्डिंग का प्रीफिक्स क्या था, एन था, तो OH का प्रीफिक्स होता है ऑल। क्या होता है, ऑल। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस ध्यान रखना है, जब OH लगेगा तो ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक, तो ये इसी तरह हम लोग इसमें बदलाव सीखेंगे। ये एक बदलेगा, दो बदलेगा, यहाँ पर दो दो भी बदल सकता है। जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ OH लगा दिया, एक यहाँ OH लगा दिया, एक यहाँ OH लगा दिया और सब जगह हाइड्रोजन लगा दिया। ये नहीं कि सिर्फ एक ही जगह, वो हम उसके मैक्सिमम 3 तक लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। इतना याद रखेंगे OH को हम 3 बार जोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जोड़ सकते। ठीक, आगे चले, अगले पॉइंट पर अपने चलते हैं, आगे चलते हैं। तब देखते हैं कि एल्कोहल के बारे में करा, OH प्रतिस्थापित कर देता है, हाइड्रोजन को हटा के OH लग रहा था ना, उसी के बारे में बात थी। उसके बाद आता है, उसके बाद यह बात बताई जा रही है कि जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे होता है। एल्कोहल आर द क्लासिफाइड ऑन द बेस्ड ऑन द नंबर OH ग्रुप। जितने OH ग्रुप होते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। कार्बन एटम विच इज द OH ग्रुप इज अटैच्ड। एल्कोहल को OH समूह की संख्या और उस कार्बन परमाणु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिससे OH समूह जुड़ा होता है। अब डिपेंड करता है कि वो कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है। जैसे हम वहां पर 3 के साथ OH एक ठो जोड़ रहे थे, 2 ठो जोड़ रहे थे, 3 ठो जोड़ रहे थे, लेकिन 3 कार्बन था, तो उसका नाम अलग हो जाएगा। 2 कार्बन के साथ जोड़ेंगे तो उसका नाम अलग। भाई सिंपल सी बात है, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, 3 कार्बन का नाम अलग होता है, 4 कार्बन का नाम अलग होता है। जैसे एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट ऐसे बोलते हैं ना, तो इसी तरह सबके कार्बन ज्यादा होने से नाम बदल रहे, तो वही बोल रहा है कि अलग अलग समूह के नाम हो जाते हैं। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सबसे पहला आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, कॉन्टेन 1 OH ग्रुप। जब एक OH ग्रुप जुड़े, जैसे मैंने सिंपल से इसी जगह एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर ऐसे कार्बन है और उसमें सिर्फ एक OH जुड़ा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रोलिक सॉरी हाइड्रिक एल्कोहल, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। एग्जांपल दैट, जैसे इथेनॉल में देखो CH3 CH2 फिर OH, तो क्या होता है इथेनॉल में। अब अगर हम एक दो कार्बन जोड़ लिए, ध्यान से समझना, फिर इसमें एक OH जोड़ दिया, तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन जोड़ दिए, समझिए। इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो देखो CH3, फिर दूसरे वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 2, तो CH2 और एक OH जुड़ा हुआ है, तो OH लिख दिया गया। तो इसीलिए इथेनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, इथेनॉल। क्यों इथेनॉल हो जाता है, मैंने बताया था, OH का क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, तो ये हमेशा जुड़ जाएगा प्रीफिक्स में, ठीक ना। आगे चलते हैं, तो कर रहा है, जिससे इसमें एल्कोहल यूज द एल्कोहल बिवरेज एज द सॉल्वेंट कर रहा है, पेय पदार्थों और विलायकों के रूप में उपयोग किया जाता है। जो इथेनॉल है,
इसका पेय पदार्थों और किसमें उपयोग किया जाता है, विलायकों में उपयोग किया जाता है। अब ये इथेनॉल मत समझिएगा जो अभी चल रहा है बवाल, जो उसमें होता है कि गाड़ी टंकी में E20 इथेनॉल 20 इथेनॉल, ये दूसरा इथेनॉल है, ठीक है, उसे नहीं दिक्कत लेना है। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा वर्गीकरण है जिसका नाम है हाइड्रिक एल्कोहल, डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाई हाइड्रिक एल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, इनमें OH समूह होते हैं। जैसे एग्जांपल उदाहरण एथिलीन गाइकोल, जिसमें क्या है देखो, एक OH समूह यहाँ लगा हुआ है, एक OH समूह यहाँ लगा हुआ है, मतलब जिसमें 2 OH समूह लगेंगे उसे क्या बोलेंगे, डाई एल्कोहल। ठीक, बात क्लियर है। तो यूज एज द एंटी फ्रीजिंग कार रेडिएटर, इसका यूज क्या होता है, एथिलीन गाइकोल का यूज हम दोनों इसलिए बताते जा रहे हैं, दिमाग रखिएगा, हम इसमें इसलिए नोट्स को कंटेंट किए हैं, हर चीज को डिटेल डालें कि अगर आप उससे पढ़ें तो उसको दिमाग में रखें कि ये कहाँ यूज होता है, जिससे आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी होगी। तो इनका यूज कहाँ किया जाता है, कार रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किया जाता है। रेडिएटर समझते हैं, मतलब आप देखते हो कभी कोई लोग कार में पानी भरते हुए हैं, जैसे कहते हैं पानी लाते हैं फिर एक डब्बा उसे बना तो भरते हैं, तो एंटी रेडिएटर होता है, उसके अंदर वो भरा होता है, क्या भरा होता है, एथिलीन गाइकोल। उसका काम होता है कि अगर कितनों ठंडी हो जाए या अंटार्कटिका जैसे या जहाँ बर्फ पड़ती है वहां पर वो पानी फ्रीज ना हो जाए और इंजन सीज ना हो जाए, इस चीज को बचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, एथिलीन गाइकोल, जिससे वो कभी उससे जमने पानी को नहीं देता है। आगे चलते हैं। आगे आता है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल कंटेनिंग द 3 OH ग्रुप, इनमें से 3 OH समूह होता है। एग्जाम्पल जैसे ग्लिसरॉल, इसका क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ट्राई मतलब 3, देखो एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, एक OH यहाँ जुड़ा हुआ है, एक OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो 3 OH जुड़ जाएंगे तो उससे बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे जहां पर 3 ठो जुड़ेंगे। यूज इन द कॉस्मेटिक एंड द पैरामेसेटिक यूज, इसका यूज क्या है, सौंदर्य प्रदर्शन और औषधियों में किया उपयोग किया जाता है। किसका, ग्लिसरॉल का। सबसे बढ़िया ग्लिसरॉल का सबसे सस्ता और सबसे यूजफुल और सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है वो है वैसलीन। ठीक, जब लोग वैसलीन यूज करते हैं उसमें ग्लिसरॉल डाला जाता है, जिसकी वजह से आप जब लगाते हैं तो गर्म होने की वजह से फैल जाता है, तो आपके होठों को जहाँ फट रहा होता है, फटने का मतलब क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वहां पर सूखापन आ रहा है, तो सूखापन को मेंटेन करने के लिए हम लोग ग्लिसरीन लगाते हैं, ग्लिसरॉल लगा देते हैं, तो जिससे क्या होता है वहां पर नमी आ जाती है और फिर से वो सही होने लगता है। उसका और कोई काम नहीं होता है, उसमें उसकी ऐसी मात्रा होती है कि उस चीज को नमी बना देता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने के तरीके। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात करें तो एल्कोहल का विरचन कैसे होता है, फ्रॉम द एल्किन्स, एल्किन से कैसे बनते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। एल्किन से बनाने के तरीके को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस टू द डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट, इसका उपयोग कैसे, जब भी इसमें वाटर जोड़ेंगे तो याद रखें अक्रॉस टू डबल बॉन्डिंग, उसमें डबल बॉन्डिंग होनी जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में द्वि आबंध पर जल का उपयोग किया जाता है। समझिए, जैसे CH3CH फिर डबल बॉन्ड CH2 में जब H2O जोड़ते हैं तो CH3CH और OH एक बन जाता है, और CH3 जहां पर क्या बनता है, प्रोपेनॉल, प्रोपेन टू ऑल। तब ये टू ऑल कैसे लगता है, वन ऑल कैसे लगता है, जो हेलोएरिन हेलो एल्केन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, कि दो कहां से लग रहा है, एक कहां से लग रहा है बीच में, ये आपको पहले वाली पिछली क्लासों में पढ़े हुए, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, नहीं पढ़े तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि फ्रॉम द कार्बोनिल, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। पहला तो हमने क्या पढ़ा, हेलोएरिन, सॉरी एल्किन्स, यहाँ पे देखिए बनाने के तरीके एल्किन से, और उसके बाद हमारा था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से बनाने का तरीका। कैसे बनता है, कार्बोनिल यौगिक से, जैसे रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स कीटोन। अब क्या करना है, रिडक्शन, याद रखिएगा रिडक्शन शब्द से ही आपको याद आ रहा होगा किस पॉइंट में बात हो रही है। ठीक, ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग टू द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiA1H4। अब ये क्या है, अभी एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका क्या, यहाँ पर तो आपसे Li से तो पता चल रहा होगा ये लिथियम की बात हो रही है, ठीक है,
तब यही समझना है, करा है कि LiA1H, यहाँ पर एल है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन, 1H नहीं है, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का 4 है। जैसे अपचायक का उपयोग करके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे HCHO में जब हम H2 मिलाते हैं तब वो पैलेडियम, जब उसमें जो पैलेडियम के संपर्क में रखकर जब रिएक्शन कराया जाता है तो CH3OH बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेथनॉल। तो मेथनॉल देखिए बनाने का तरीका क्या है, ध्यान रखेंगे। मेथनॉल बनाने का तरीका क्या है, जब HCO जो HO है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जब मिलाते हैं किसको, हाइड्रोजन को, किसके संपर्क में, पैलेडियम के संपर्क में, तब उसके बाद क्या करता है, CH3OH बनता है, जिसका नाम क्या है, मेथनॉल। मेथनॉल बनाने का ये प्रक्रिया है। ठीक, अब इसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के आते हैं। मैंने कहा ना अपचायक का उपयोग किया, जैसे यहाँ अपचायक पैलेडियम है तो ये एल्डिहाइड है, इसी तरह यहाँ पर अपचायक कीटोन भी आएगा, इसी तरह यहाँ पर अपचायक क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। तो अपचायक समझ रहे कहां पर लगाकर बनाया जाता है, हमेशा उसके संपर्क में रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से रिएजेंट के संपर्क में रख के बनाया जाए। आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, रासायनिक गुण की। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ धातुओं के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम फॉर्म टू द एल्को ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। जो रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करता है कैसे होता है, एल्कोहल सोडियम जैसी संकरी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके एल्का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे जैसे 2CH3 CH2OH था, हमारा एक एल्कोहल था, जैसे मैंने उसमें क्या जोड़ा, सोडियम, मैंने क्या जोड़ा, सोडियम। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एल्कोहल रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स अगर आप लोग को ध्यान रखें 10 में आप पढ़े होंगे, एक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम होता था, सोडियम होता था, और फिर उसके बाद उसी में एल्युमिनियम होता था, मैग्नीशियम होता था। तो आप इनका एक रिएक्टिव सीरीज याद किए थे, रिएक्टिव सीरीज पढ़े होंगे। रिएक्टिव सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, सबसे नीचे क्या होता है हमारा, Ag होता है, सिल्वर होता है, मतलब सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम और सबसे लीस्ट रिएक्टिव सिल्वर Ag होता है। तो उसके बारे में पढ़े, तो वही उन्हीं को एक्टिव मेटल बोला जा रहा था। करा है एक्टिव मेटल के साथ और जब रिएक्ट करते हैं, जैसे लाइक सोडियम, यहाँ पे एग्जांपल लिया, लाइक सोडियम एक एक्टिव मेटल। जैसे यहाँ पे देखिए समझिए, जब मैंने CH3 CH2OH के साथ सोडियम को मिलाया तो क्या बनता है, CH3 CH2ONA, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ क्या बनता है, सोडियम एथोऑक्साइड, सोडियम एथोऑक्साइड। तो यही आपको समझना है कि कौन सा किस, भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम आ जाता है रिप्लेस कर देता, सोडियम आ जाएगा रिप्लेस कर देगा, मैग्नीशियम आ जाएगा रिप्लेस कर देगा, एल्युमिनियम आ जाएगा रिप्लेस कर देगा। तो ये सब चीजें क्या करें, उन्हें रिप्लेस कर, क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये उससे ज्यादा एक्टिव मेटल है, इसलिए रिएक्ट कर पाते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जिसे निर्जलीकरण बोलते हैं। डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एल्किन्स व्हेन द हीटेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेशन की बात करें, मतलब कि सांद्र H2SO4 के साथ गर्म पानी, साथ गर्म करने पर, सॉरी याद रखिएगा, सांद्र H2 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड इसे बोलते हैं, सांद्र मतलब इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। H2SO4 के साथ गर्म करने पर जल के अणु का निष्कासन कर एल्कील बनाना, मतलब कि जब इनको जल के अणु के साथ निष्कासन किया तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। जैसे CH3 CH2OH था, एक हमारा कोई एल्कोहल था, मैंने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को 443 केल्विन डिग्री सेल्सियस पर, 443 डिग्री केल्विन डिग्री सेल्सियस पर क्या किया, मैंने गर्म किया। जब गर्म किया तो क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इनके रिएक्शन होने की वजह से इसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और ये सब अलग हो गए। कब, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अगर कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी विधि है जिसमें पानी का निष्कासन करके, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन किया जाता है, तो दिमाग रखेंगे, कहेंगे जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसी भी अल्कोहल में, any alcohol has exist in your chapters, when you react with H2 concentrated H2SO4, they discharge of the water molecules from the alcohols. Then we attach and we see that CH3 and CH2OH concentrated H2SO4 443
डिग्री केल्विन व्हेन वी आर गॉट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर कोई भी एल्कोहल है एग्जिस्ट करता है आपके चैप्टर में, अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो उससे कोई रिएक्शन भी आए, लेकिन उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आएगा। बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर एकदम, ठीक है आगे चलते हैं। ये हमारा एल्कोहल का सबसे बेसमेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब अब ये अगर पॉइंट आपके दिमाग में है तो आप एल्कोहल वाले चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन हम और इसे ब्रीफ करेंगे, हम इसे और ब्रीफ करेंगे कि आप इसे और अच्छे से समझ पाए। ठीक, अभी हम इसे पॉइंट वाइज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एल्कोहल के, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या होता है? एल्कोहल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूल्स मास ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, सबसे टॉप लेवल पे आता है। किसके अकॉर्डिंग? किसी भी हाइड्रोकार्बन के, किसी भी हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग ये सबसे ऊपर आता है इसका क्वथनांक। एल्कोहल का क्वथनांक अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। मतलब उसका हमेशा क्या होगा? उच्च क्वथनांक होगा। सॉरी। और इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, विलेयता क्या होता है? लोअर एल्कोहल्स आर द सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कि जो कमजोर एल्कोहल होंगे वो आसानी से पानी में मिल जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग एल्कोहल होंगे वो आसानी से पानी में नहीं मिलते हैं। ठीक, मतलब कहने का है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप इंक्रीज। ठीक, मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एज द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप ऑफ इंक्रीज। कम अणु भार वाले एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलय हो जाते हैं। कम अणु भार मतलब कि जिसमें जितना कमजोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो आसानी से पानी में मिल जाएंगे। जैसे क्या करते लोग, आपको एग्जांपल देते हैं। आप लोग सीसी की दवा होती है एक, और एक होती है जो लोग जाते हैं गर्म पानी लेने, अभी उसका नाम नहीं ले सकते क्लास में, गर्म पानी लेते हैं लोग 80-85 रुपए वाला जो भी हो। तो अब उसे क्या करते हैं, जब उसे मिलाते हैं और दवा को मिलाया जाता है तो दोनों में क्या होता है, जो गर्म पानी लोग लेकर आते तो वो आसानी से मिल जाता है और मिला के गटक जाते हैं। लेकिन दवा को आप डालेंगे तो देखेंगे कि वो मोटा पदार्थ होता है, जल्दी नहीं मिल रहा होता, लेकिन उसमें भी अल्कोहल होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है दवाओं में, इसलिए वो थोड़ा लंबे समय तक मिलता है। अगर उसे अच्छे से घोलेंगे, खूब बढ़िया से घोलेंगे तब मिलेगा, लेकिन वो जैसे पानी डालेंगे वो घुल जाएगा उनका, क्योंकि उनकी वीक होती है, इनकी स्ट्रांग होती है। ठीक, तो ये उनके सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आगे करते हैं, आगे हमारा पॉइंट है जिसको बोलते हैं डिस्क्यूजिंग टेस्ट, विभेदन परीक्षण। विभेदन परीक्षण में अगर देखें तो इसमें हम लोग को परीक्षण में क्या पढ़ना, पहला लुकास टेस्ट, जिसे लुकास परीक्षण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यूज टू द डिस्क्यूजिंग बिटवीन प्राइमरी, प्राइमरी को 1 डिग्री बोलते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम ये आपको बता देंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे लगता है। ठीक, बॉन्डिंग आपको समझ में आ जाएगी। फिर सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्टियरी 3 डिग्री अल्कोहल यूजिंग टू द एनी हाइड्रोसिस ZnCl2 एंड द कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब यहाँ क्या करें, 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद द इमीडिएटली, 3 डिग्री के अल्कोहल बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अब ये कैसे रिएक्ट करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल होता क्या है, इस चीज में आपको ध्यान देना होगा। फिर ट्यूबिलिटी अपीयर्स ऑन द वंस 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इन द 5 मिनट्स एंड 1 डिग्री अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट इन द रूम टेम्परेचर। मतलब कि जब 1 डिग्री का अल्कोहल होगा तो उसे हम रख देंगे, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जैसे उसे हम गर्म करेंगे रिएक्ट कर लेगा।
लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे ही 2 डिग्री अल्कोहल रखेंगे तो 5 मिनट लेगा। कितना मिनट लेगा? 5 मिनट लेगा और रिएक्ट कर लेगा। लेकिन जब 3 डिग्री का अल्कोहल होगा, जैसे ही डालेंगे वो रिएक्ट कर लेगा, मतलब बहुत इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। ठीक, आगे आता है आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब इसमें दो टेस्ट है, लुकास टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म परीक्षण ये क्या होता है? गिवन द एल्कोहल कंटेनिंग द CH3COH ग्रुप सच एज द इथेनॉल एंड द प्रोपेनॉल, प्रोपे दो ऑल, देखिए फिर यहाँ पर आ गया प्रोपेन टू ऑल। अब ये समझिएगा कैसे लगता है। व्हेन द ट्रीटेड विद द I2 एंड द NaOH प्रोड्यूसिंग येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द आइडोफॉर्म, ये येलो प्रेसिपिटेट छोड़ता है आफ्टर रिएक्शन, जिसका नाम होता है CHI3। ठीक, ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो गई, जो आप लोग को नोट कर लेना है। ऊपर से लेके अभी तक का हर चीज नोट करके एकदम अच्छे से दोहरा लेना है, 2 बार 3 बार दोहरा कर दिमाग पे फिट कर लेना है, इससे रिलेटेड, अल्कोहल से रिलेटेड आपसे कुछ मिस न हो जाए। चलिए, इसके नीचे अगर आपको कुछ और ब्रीफ करने लायक रहे तो हम उसे ब्रीफ कर देते हैं। आगे आता है, हाँ, इसके व्यवसायिक, कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायिक हैं जो आपको बताते हैं, आप बस ऐसे कंपैरिजन के लिए आप रख सकते हैं दिमाग में। क्या होता है महत्वपूर्ण व्यवसायिक अल्कोहल कौन कौन से होते हैं? एक मेथनॉल होता है, मेथनॉल के सूत्र होता है, लिख लीजिएगा, ये सब लिख के याद कर लीजिएगा, बेसिक बेसिक पॉइंट है। इनका क्या होता है? आल्सो नोन एज द वुड स्प्रिट, इनको वुड स्प्रिट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, उनको किस नाम से जाना जाता है? वुड स्प्रिट के नाम से। प्रोड्यूसिंग बाय द कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यह उच्च दाब और ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड से उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जाकर ही बनते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बात की। ठीक है, अल्कोहल बहुत हाई टेम्परेचर चाहते हैं तभी बन पाते हैं, तो वुड स्पिरिट से बोलते हैं। दूसरा आता है इथेनॉल। इथेनॉल का ये फार्मूला है जो आप लिख के याद कर लेंगे। इथेनॉल एक कमर्शियल प्रोड्यूस ऑफ द फर्मेंटेशन एंड द शुगर यूजिंग टू द ईस्ट ऑफ एंजाइम्स। इसका क्या, ये ईस्ट के एंजाइम जैसे इन्वेस्ट एंड जाइमेस द्वारा शर्करा के किण्वन में से व्यवसायिक रूप से बनाई जाती है। अब इसका तो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत आप लोग समझ रहे हैं इथेनॉल को कहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक ना, यहाँ पे कमर्शियल प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद अगर आगे बात करें, तो आगे हमारा आता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की विकृतीकरण। अब क्या होता है डीनेचर्ड? क्या होता है डीनेचर्ड अल्कोहल? मतलब विकृत अल्कोहल। ये इंडस्ट्रियल एथेनॉल इज मिक्स्ड विद द पॉइजनस एंड द सब्सटेंस लाइक द कॉपर सल्फेट, जिसे ब्लू डाई बोलते हैं, एंड द ब्रीडिंग और द प्रिवेंट इट्स मिस यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। पहले आप लोग जानते थे ना, पहले क्या आता था? व्हाइटनर, अभी भी आता व्हाइटनर, नहीं कराओ तो उसी तरह ये होता है, लेकिन वाइटनर अलग चीज है, मैं उसका इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। वो ये वाइटनर नहीं है, लेकिन लाइक वैसे हुआ करता था। वाइटनर आता था तो कुछ लोगों ने उसमें नशा का तरीका खोज लिया। वाइटनर को खोल के वो स्मेल लेते थे एकदम, जैसे होता है एकदम ड्रग की तरह, उनको एकदम नशा करता था। तो धीरे धीरे आप देख रहे हो व्हाइटनर कम हो गया, व्हाइटनर को बंद कर दिए लोग। और व्हाइटनर इतना सील पैक आने लग गया कि उसमें बस थोड़ा सा व्हाइटनर डालते, ज्यादा व्हाइटनर नहीं आता है। और पहले आता था इंक रिमूवर। इंक रिमूवर यहाँ पढ़े ना, ब्लू डाई, इंक रिमूवर की तरह आता था, जिस पे लगाते ही वो इंक को भी हटा देते थे। और वो इससे भी ज्यादा पावरफुल था, लोग उसको एकदम नशे की तरह, एकदम ड्रग की तरह यूज करने लग गए थे, तो इसलिए वो बंद हो गया। अब इंक रिमूवर आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ना के बराबर। कोई रखा होगा तो कोई रखा होगा, नहीं तो अब नहीं मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि औद्योगिक एथेनॉल में पीने के लिए दुरुपयोग में बचने के लिए इस कॉपर सल्फेट को नीला रंग और पिरिडीन जैसे विषैले पदार्थ मिलाए जाते हैं, कि जैसे लोग इसे पी करके अपने आप को घातक न पहुंचा ले, इसलिए बचाने के लिए इनका यूज ये किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा ना, एथेनॉल के निर्माण के आधार पर शर्करा किण्वन के दौरान जाइमेसिस एंजाइम का भूमिका क्या होती है, ये सब आप लोग को दिमाग में रखना होगा। जो ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी भूमिकाएं होती है। ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इलिबरेट करते हैं। आता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, सीओ आबंध का विदलन। सीओ आबंध का विदलन समझेंगे कि होता क्या है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द सीओ बॉन्ड, आबंध से विदलन से जुड़ी अभिक्रिया है। मतलब दिस रिएक्शन इन्वॉल्व टू द ब्रेकिंग बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड द हाइड्रोक्सिलिक ऑक्सीजन एटम। ये क्या होते हैं? ये इन अभिक्रियाओं में कार्बन परमाणु और हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन परमाणु COH के बीच का आबंध टूटता है। होता कैसे है समझते हैं। चलिए, पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स
हम लोग पढ़े हाइड्रोजन समूह को एक्स से दिखाते थे, हाइड्रोजन समूह को एक्स से दर्शाते थे, यही हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में बात होगी शुरू। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, मतलब एल्कोहल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड्स टू फॉर्म द एल्किल हैलाइड। याद रखेंगे, जब वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्किल हैलाइड बनाएगा। द रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ द एल्कोहल इज, अब इसमें क्या होता है, जो टेरेटरी वाले होंगे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, अभी मैंने ऊपर बात किया कि इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, इमीडिएट, और उनसे स्लो कौन वर्क करता है, 5 मिनट में सेकेंडरी करते हैं 2 डिग्री वाले, और बहुत लंबे समय के बाद रिएक्शन होता है प्राइमरी का, जब उन्हें गर्म किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, आगे चलते तो आगे बात आती है हाइड्रोजन एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, जिससे एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है, जैसे तृतीय 3 डिग्री, द्वितीय 2 डिग्री और प्राथमिक 1 डिग्री। जनरल रिएक्शन समान अभिक्रिया में समझेंगे, जैसे ROH जब रिएक्शन करता है तो HX के साथ, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, किसके संपर्क में, किसके साथ मिलके, ZnCl2 के साथ, तब क्या बना था, RX + H2O, मतलब पानी मिल गया। मैंने क्या बात किया, पीछे मैंने बात किया, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड आएगा तो क्या बना देगा, पानी बना देगा। कॉन्सेंट्रेटेड आ गया यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे यहाँ CH3 CH2OH HCl, अब यहाँ क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड, एन हाइड्रेशन जेडे, तो अब यहाँ क्या बनता है, CH3 CH2Cl + H2O, जिसे बोलते हैं क्लोरोइथेन। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोइथेन। आ गया था रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राई हैलाइड। अब फास्फोरस ट्राई हैलाइड मतलब फास्फोरस के 3 आने पर ये रिएक्शन है, जो आप अच्छे से नोट करके तैयार कर लेंगे। जैसे ऊपर वाला है, ठीक है, ऐसे ये सब है, कोई भी चीज मिस आप नहीं कर सकते हैं। एक्शन टू द थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड कैसे वर्क करता है, ये उसके बारे में, प्रभाव के बारे में है। ठीक, इसको भी आप नोट करेंगे, एकदम दिमाग में छाप लेंगे। अब आता है नीचे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद द क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड, ऑफ्टेन डू कॉल टू द डिहाइड्रेनेशन। मतलब एल्कोहल के ऑक्सीकरण में OH और CH के आबंध के टूटने के साथ साथ कार्बन ऑक्सीजन के द्वि आबंध का निर्माण भी होता है। मतलब जिसमें क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल, जिसे 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फर्स्ट एल्डिहाइड एंड देन द फर्दर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग टू द ऑक्सीडेशन एजेंट लाइक द एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr2O7। ये ध्यान रखेंगे, ये प्राइमरी एल्कोहल के 2 ऑक्सीडाइज्ड है। पूछता भी है कि प्राइमरी एल्कोहल के 2 ऑक्सीडाइज्ड कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 होते हैं। और उसी तरह दूसरे में बात करें, यहाँ बोला जा रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल में, हिंदी वालों के लिए, 1 डिग्री एल्कोहल अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 का उपयोग करने से पहले एल्डिहाइड और फिर आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे दिया है, एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया गया, दोनों लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम। यहाँ क्या बोला गया है, कहा जा रहा है कि उदाहरण में CH3 CH2OH में जब CrO3 को मिलाया जाता है, CH3COH इथेनॉल बनता है। ठीक, लेकिन सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी एल्कोहल जिससे 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, ऑक्सीडाइज डायरेक्टली टू द कीटोन। ये डायरेक्टली किससे कीटोन होगा, रिएक्शन कीटोन, लेकिन ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, KMnO4 और Cr2 के रहने में, मौजूदगी में होगा, लेकिन ये डायरेक्टली कीटोन से रिएक्शन करता है। द्वितीय एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल सीधे कीटोन में ऑक्सीकृत होते हैं। एग्जांपल CH3 का ट्वाइस CHOH CrO3 एंड CH3 का ट्वाइस एंड CO प्रोपेनॉल। ठीक ना, तो ये उनके साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा टेरिटरी एल्कोहल। ये टेरिटरी एल्कोहल क्या होता है, ये बोलते हैं इसे टर्टरी एल्कोहल होता है। C3 मतलब 3 डिग्री एल्कोहल डू नॉट अंडरगो टू द ऑक्सीडेशन इजिली अंडर द नॉर्मल कंडीशन बिकॉज दे आर द लैक ऑफ द CH हाइड्रोजन बॉन्ड टू द कार्बनिक एसिड। मतलब इसमें क्या होता है, बहुत लैकनेस होती है। मैंने बताया ना, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि वो गर्म पानी रिएक्शन लोग मिलाते हैं, जल्दी रिएक्शन करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत लैकनेस होती है, बहुत कमजोर होती है, और फटाक से रिएक्शन कर जाती है। ठीक, ये उसी कारण होता है। तृतीय एल्कोहल 3 डिग्री सामान्यतः परिस्थिति में आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, क्योंकि ये उसमें कार्बन CH3 हाइड्रोजन नहीं होता है, बहुत लाइकनेस होती है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। ये आपका रहा इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके बाद अगर देखिए नीचे और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको हम बता दें। फिनॉल ये आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पर आपका एल्कोहल हुआ पूरा, यहाँ पर आपका एल्कोहल हो गया पूरा। ठीक, अब इससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन कराएंगे किस दिन, आपके टेस्ट वाले दिन। आपका संडे को जब टेस्ट होगा तो उसमें आपको एल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं, तैयार करते हैं, तो ये आपके लिए चैप्टर एकदम मक्खन है। एक बार उसको लिखिए, पढ़िए ध्यान से, बिना लापरवाही के। जब एक बार लिख ले तो एक आध दो दिन के बाद या कल ही या कल सुबह उठते ही इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए, समराइज कर लीजिए पेज पे जिस पे लिख रहे हैं, एक बार पढ़ के, और इस वीडियो को 2x 3x पे करके देख करके फटाक से रिवाइज कर लीजिए। ऐसे क्या होता है, दिमाग में जब 2-3 बार देख लेंगे तो हमेशा के लिए सेटअप हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।